नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में हमने वर्ण विचार और शब्द विचार जो हैं दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से पूरे कर लिए हैं। इनके बाद आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे और उस टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। तो आज हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं और उस टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। देखिए, वाक्य विचार। और वाक्य विचार में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें वाक्य की परिभाषा देखनी पड़ेगी। और वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अब देखिए, परिभाषा को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक तो हमने लिखा है पद और एक कोष्ठक में लिखा है शब्द। तो देखिए, शब्द और पद में क्या अंतर है, सबसे पहले तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शब्द यदि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और उसी शब्द को जब हम वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त कर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तो वही शब्द जो है वो क्या कहलाने लगता है? पद कहलाने लगता है। तो इस बात को भी अपन लिखेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब हम देखेंगे कि वाक्य जो है, उस वाक्य के लिए दो अनिवार्य शर्त हैं। उन दो अनिवार्य शर्तों की पूर्ति होने के बाद ही हम उसे वाक्य कह सकते हैं। तो वो अनिवार्य शर्त कौन कौन सी हैं? देखो, पहली अनिवार्य शर्त क्या है कि वाक्य में कम से कम दो शब्द या पद होना आवश्यक है। यानी कि तभी वाक्य कहलाएगा जब उसमें कम से कम कितने शब्द या पद होंगे? कम से कम दो शब्द या पद जो हैं उसमें होने चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और दूसरी जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है कि पदों या शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। यानी वाक्य में हमने जो शब्द या पद प्रयुक्त किए हैं उनका कोई न कोई निश्चित अर्थ भी होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वरना उसे केवल हम शब्द समूह या पद समूह ही कहेंगे। जैसे देखिए, समझने का प्रयास करते हैं हम दोनों को। देखिए, दो वाक्य मैंने लिखे,
उनमें से एक को हम वाक्य कहेंगे, दूसरे को वाक्य नहीं कहेंगे। देखिए कैसे, ऊपर का वाक्य देखेंगे, राम खाना खाता है, दूसरे में राम नीम नमक है। तो दोनों को पढ़ने के बाद हमने ये पता लगाया कि ऊपर वाला जो वाक्य है वो क्या है, सार्थक है, ऊपर वाला सार्थक है, जबकि नीचे वाला जो है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कोई भी निश्चित अर्थ जो है वो नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम वाक्य कहेंगे, और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे हम केवल शब्द समूह या पद समूह ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक शर्त को तो ये पूरी कर रहा है कि इसमें न्यूनतम या कम से कम 2 शब्द या पद तो हैं, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ न होने के कारण इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। तो ऊपर वाला जो है ये इसमें कम से कम 2 शब्द या पद भी हैं और इसका एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, तो यही वाक्य कहलाएगा। इसे हम केवल पद समूह या शब्द समूह ही कहेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वाक्य के अंगों की, कि वाक्य जो है इसके कितने अंग होते हैं। वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है उद्देश्य, और दूसरा जो वाक्य का अंग होता है वो होता है विधेय। यानी उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। चलिए दोनों की चर्चा करते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। दूसरा देखते हैं विधेय। विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। यानी कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको तो हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। अब एक वाक्य से इन दोनों को समझते हैं। देखिए, जैसे सीता बाजार जा रही है। एक वाक्य हमने लिखा, सीता बाजार जा रही है। इसमें हम वाक्य के जो अंग हैं उनकी पहचान करेंगे कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिखा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इसमें देखेंगे सीता बाजार जा रही है, तो इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है? इसमें सीता के विषय में कहा जा रहा है। और ये सीता क्या है? सीता जो है यहाँ क्या है? कर्ता है। और यही क्या है हमारा? यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा क्या है? उद्देश्य है। और देखिए, विधेय के अंतर्गत देखते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो यहाँ उद्देश्य कौन है? सीता है। अब सीता के विषय में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सीता जो है वो बाजार जा रही है। तो बाजार जा रही है, ये जो है ये क्या है? ये हमारा विधेय है।
ये हमारा क्या है, विधेय है। एक और वाक्य देखते हैं, राम और उसका भाई वनवास जा रहे हैं। देखो, राम और उसका भाई वनवास जा रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, राम के बारे में कहा जा रहा है। और राम के साथ साथ और कुछ किसके बारे में कहा जा रहा है, उसके भाई के बारे में। तो उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य और उद्देश्य, ये राम क्या है, राम तो है उद्देश्य, राम यहाँ क्या है, राम उद्देश्य है। और ये और उसका भाई जो है ये क्या है, ये उद्देश्य का विस्तार है। ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार है। इसके अलावा विधेय जो हैं, विधेय के अंतर्गत क्या आते हैं, विधेय के अंतर्गत एक तो आती है क्रिया, एक तो क्या आती है, क्रिया, और एक क्या आता है, हमारा जो कर्म होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विधेय के अंतर्गत आते हैं। और जो भी इसके इनके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, वो विधेय का विस्तार होता है, विधेय का विस्तार। तो उद्देश्य और विधेय, इन दोनों को हमने इस उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लिया है।